नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। डाउ ने गवाई 3 दिन की तेजी, यूरोपीय बाजार भी दबाव पर बंद, लेकिन जापान का निक्केई करीब 1% ऊपर। एसजेएक्स निफ्टी में मामूली बढ़त के संकेत। हीरो मोटो के नतीजे हर मोर्चे पर अनुमान से बेहतर, मार्जिन बढ़कर 15% के पार, लेकिन एसीसी से निराशा, मुनाफा 40% घटा। आज विप्रो, एचडीएफसी बैंक, केन इंडिया, आइडिया सेल्युलर और बजाज ऑटो के नतीजों पर होगी नजर। भारतीय एयरटेल ने अफ्रीका में 8,000 से ज्यादा टावर बेचकर 11,000 करोड़ रुपए जुटाए। कर्ज चुकाने पर होगा रकम का इस्तेमाल। पेरेंट कंपनी सुजुकी को भारी रॉयल्टी पेमेंट को लेकर मारुति पर उठे सवाल। एडवाइजरी फर्म आईआईएएस के मुताबिक पिछले 15 साल में 6 गुना बढ़ी रॉयल्टी। कंपनी ने कहा शेयरधारकों को इस मसले से कोई दिक्कत नहीं। दिवाली के मौके पर सोने में निवेश के ढेरों मौके। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे सोने में निवेश से जुड़ी 4 योजनाएं। और दीपावली से पहले फैक्ट्री कर्मचारियों को सरकार दे सकती है तोहफा। बोनस एक्ट में 10,000 की सीमा को बढ़ाकर 21,000 करने को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए किस तरह से एसजेएक्स निफ्टी और तमाम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कामकाज हुआ है। एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज वेडनेसडे की शुरुआत कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास रहेगी, हल्की 1-1.5% के आसपास है कहना चाहिए। कल के क्लोजिंग लेवल्स इनफैक्ट वहीं की इंडिकेशंस आते हुए, दरअसल पहले मैं अमेरिका से शुरू करना चाहूंगा। कल जैसे हमने हेडलाइन में भी हाईलाइट करा, डाउ में जो लगातार पिछले 3 कारोबारी सत्रों से मजबूती या एटलीस्ट हरे निशान के साथ कामकाज देख रहे थे, उस पर ब्रेक लगाए। अमेरिकन मार्केट्स में फ्लैट से आधे % के आसपास का दबाव था। क्यों आया ये प्रेशर, क्यों आया दबाव? कल हमने हाईलाइट करा था कि अमेरिका में बड़ा स्ट्रांग रिजल्ट हेवी डे है, कई सारी कंपनियों के नतीजे आए तो बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे कमजोर भी थे। आईबीएम कल नतीजे आने थे, रेवेन्यूज के फ्रंट पे दबाव देखने को मिला, स्टॉक की पिटाई हुई, मूड बिगड़ा, और इसलिए आप देख रहे हैं तमाम इंडेक्सेस और खासतौर पे जो आईटी हेवी इंडेक्स है नैस्डैक, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर था। तो रिजल्ट से कुछ हद तक मूड बिगड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल वो हाउसिंग स्टार्ट्स के डेटा आने वाले थे और वो डेटा स्ट्रांग है, यानी कि अमेरिका में हाउसिंग मार्केट से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हालात इंप्रूव हो रहे हैं। इसका आसान शब्दों में मतलब, जो अब तक बाजार अटकने लगा रहा था या फिर तमाम आर्थिक आंकड़े आ रहे थे कि अमेरिका में शायद ब्याज दरें जल्द ना बढ़े, ऐसे डेटा जो हाउसिंग स्टार्ट्स का अच्छा स्ट्रांग डेटा है, उसके बाद फिर से एक डर बैठ जाता है कि शायद फेडरल रिजर्व इस साल तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। और वो डर ही था जो आपको इक्विटी मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। इसलिए हल्की कमजोरी या फिर कह लें आप पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट के बाद हल्की मुनाफा वसूली का दबाव अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। यूरोप भी इनफैक्ट प्रेशर में ही था कल के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट फ्रांस के बाजार तो 2/3% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, और यहां के मार्केट्स में भी एक तो चाइना फोकस में, तो चाइना का ओवरहैंग कंटिन्यू होता हुआ, और इसीलिए यूरोप लगातार प्रेशर बनाता हुआ। और वैसे भी अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स क्योंकि सबड्यूड कामकाज कर रहे थे, उसका भी कुछ हद तक इंपैक्ट, उसका भी कुछ हद तक रिफ्लेक्शन यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है। क्विकली एशिया पे नजर डाल लीजिए, हमने हाईलाइट किया निक्केई में आज अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैट से हल्के हरे निशान में कामकाज होता हुआ। हैंगसेंग ध्यान रखें, यानी कि हांगकांग की मार्केट्स आज एक मार्केट हॉलिडे के चलते बंद है, और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है जैसे हमने हाईलाइट करा कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, एक ट्रंकेटेड, एक छोटा हफ्ता है, कल एक मार्केट हॉलिडे है, ध्यान रखें दशहरा के उपलक्ष्य में। तो अब इसके बाद अगला ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को होगा। आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है, जो हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि आज 5 दिग्गज, पूरे हफ्ते में 10 निफ्टी कंपनियां नतीजे देने वाली थी, 5 आज देंगी, और कल 2 निफ्टी कंपनियां जो बाजार बंद होने के बाद जिन्होंने नंबर्स घोषित करें उस पर रिएक्शन भी आज हम देने वाले हैं। तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। और हमने देखा था भारतीय बाजारों में कल थोड़ा सा थकावट आती हुई, 1/4% के आसपास के दबाव के साथ बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी, अगर आपको याद होगा तो कमजोरी के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में कुछ खरीदारी थी, हालांकि जो इनिशियल तेजी थी वो भी कुछ स्टीम लूज करी थी। तो मिड कैप्स 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ जाके बंद हुए। स्मॉल कैप्स में हम देख रहे थे हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और एक समय जो मार्केट ब्रेथ कल बेहतर थी, दिन भर ऑलमोस्ट 2:1 के आसपास का रेशियो था, फाइनली वो 1:1 के आसपास का रेशियो नजर आएगा आपको, क्योंकि ऊपरी लेवल से ब्रॉडर मार्केट्स में भी हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव आया है।
लेकिन कल मेरे ख्याल से लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन, अगर मैं सही काउंट कर पाया हूं, तो 8वें लगातार ट्रेडिंग सेशन में एफआई कैश मार्केट में खरीदारी, और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 525 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली के आंकड़े आ रहे थे कुछ दिनों से, तो कई लोगों को परेशान कर रहे होंगे शायद। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में एटलीस्ट बिकवाली रुकी है, खरीदारी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि 30 करोड़ रुपए के आसपास की मामूली सी बाइंग का आंकड़ा आया है, लेकिन वो बिकवाली का प्रेशर या फिर जो कंसर्न्स थे कुछ हद तक कल स्टेम होते हुए रुकते हुए नजर आए। पर वो क्या वाकई कंसर्न्स खत्म हुए? आज हम मार्केट्स को कैसे अप्रोच करें? एसएक्स निफ्टी तो कोई क्यों दे नहीं रहा है, कल की क्लोजिंग के आसपास की शुरुआत के इंडिकेशंस आ रहे हैं। वैसे में हम क्या रणनीति बनाएं? सिंधी सेवास के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या करना चाहिए? कैसा ट्रेडिंग सेशन आज पैन आउट हो सकता है? क्या आज भी ब्रॉडर मार्केट्स में बेहतर मोमेंटम होगा? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कोई चेज करूं, या आज लग रहा है निफ्टी में कुछ थकावट आ सकती है? आशीष, दो फैक्टर हैं। हाँ। पहला ग्लोबल और दूसरा लोकल। अगर ग्लोबल फैक्टर देखें तो कोई संकेत खास है नहीं। लगातार 2 दिनों से अमेरिकी बाजार बहुत सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, कोई मूड है नहीं। और अगर भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजारों में यही रुझान रहे कि कोई खास ऊपर या नीचे ना हो, तो फिर भारतीय बाजार हमारे लोकल फैक्टर्स पर ट्रेड करेंगे, और लोकल फैक्टर सारे पॉजिटिव हैं। पहला तो ये कि डेटा जो एफआईज के हैं कैश मार्केट में दमदार हैं, वायदा कारोबार में भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, कहीं कोई खास बिकवाली के संकेत है नहीं। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ट्रेडर्स के लिए कॉन्फिडेंस देने वाला है कि अब भी एफआई की खरीदारी बरकरार है। दूसरा फैक्टर है नतीजों का, और क्योंकि नतीजों के लिहाज से कल बाजार बंद होने के बाद एसीसी और हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए कमोबेश पॉजिटिव हैं, और हीरो मोटोकॉर्प के तो काफी अच्छे ही हैं, तो वो एक सपोर्ट मिलेगा। बाकी आज जो 5 दिग्गजों के नतीजे आने वाले हैं उसमें एचडीएफसी बैंक को छोड़कर बाकी 4 बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो उस लिहाज से कोई बड़ा डिस्टर्बेंस होगा वो संकेत है नहीं नतीजों के लिहाज से। तो ओवरऑल लोकल फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं, और उस लिहाज से फिर अगर एशियाई बाजार और कमजोर ना हो तो भारतीय बाजार ऊपर का रुख करेंगे। और अगर बाजारों में कमजोरी हो जाती है हमारे खुलने तक, तो फिर बाजार पहले 8,200 8,225 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां पर खरीदारी का मौका होगा। बहुत ज्यादा 8,200 के नीचे की रिस्क इस वक्त दिख नहीं रही है। ऊपर की तरफ 8,300 को पार करना भी बेहद मुश्किल है, खासतौर से तब जब आपके संकेत बहुत साफ नहीं है, बहुत तेजी का नहीं है। तो मुझे लगता है फिर से एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि कल छुट्टी भी है, तो कोई शायद ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन ना भी रखें। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी। तब जो आपने कहा वो सही है कि ब्रॉडर मार्केट में एक्शन ज्यादा रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स अब भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के लिहाज से भी, फंड्स की खरीदारी के लिहाज से भी वहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बाजार का डायरेक्शन लेना ही है तो 8,200 8,300 इस रेंज को जिस तरफ बाजार पार करे पहले, उस लिहाज से एक डायरेक्शन कॉल लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो आज शायद एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। कल एक मार्केट हॉलिडे है, तो शायद बहुत ज्यादा लोग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करना चाहें, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि बेंचमार्क्स को हटा दें तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो आउट परफॉर्मेंस और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, शायद आज भी कमोवेश वैसे ही एक सेशन हो जहां पे वो पॉकेट हरकत में आए, वहां पे शायद कमाई के मौके होंगे। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से आज एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर तो शायद एक मार्केट मूवर करना चाहिए, वो एचडीएफसी बैंक है। हालांकि ध्यान रखें, रन रेट के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, तो होपफुली आज भी जो बाजार अनुमान कर रहा है वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस बैंक डिलीवर करता हुआ नजर आया। लेकिन इंपॉर्टेंट है बाजार में 2 स्टॉक्स के रिएक्शन जो आज हम देखेंगे। कल ध्यान रखें, हीरो मोटोकॉर्प और एसीसी के तिमाही नतीजे आए हैं। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स की बात है, बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है। हम मान के चल रहे थे कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि ध्यान रखें कमोडिटीज की कीमतें जो गिरी हैं, कच्चे माल की लागत जो कम हुई है, उसका फायदा इस कंपनी को मिलना था। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कंपनी कॉस्ट रैशनलाइजेशन प्रोग्राम कर रही है, यानी कि अपने खर्चों में ओवरऑल कटौती की जो लगातार कोशिश कर रही है, उसका भी कहा जा रहा था फायदा मिलना है, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। 13.5 से बढ़कर 15.8% पे इस कंपनी के मार्जिन्स पहुंचे, यानी कि ऑलमोस्ट 230 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है साल दर साल। एक्सपेक्टेशन इंप्रूवमेंट की थी मेरे ख्याल से, लेकिन 14-14.25% के आसपास, 14.5% के आसपास थी, तो उम्मीद से कहीं बेहतर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। न सिर्फ मार्जिन्स, किसी भी और पैरामीटर पे आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी, चाहे वो टॉप लाइन यानी कि बिक्री का आंकड़ा हो, चाहे वो मुनाफे की बात हो, तो उस लिहाज से बड़ा स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट जिसपे बाजार ऑफ लेट फोकस कर रहा है। बीते क्वार्टर में भी मार्जिन्स में एक्सपेंशन था, उसका भरपूर फायदा स्टॉक प्राइस को मिला था। इस बार भी शायद मार्जिन्स में जिस तरह का स्ट्रांग परफॉर्मेंस है वो सराहनीय नजर आएगा आपको। इसके अलावा दूसरा नंबर था एसीसी का। एसीसी के नंबर्स में वैसे तो खैर सीमेंट कंपनी से एक्सपेक्टेड है क्योंकि कमजोर रहेंगे, क्योंकि तिमाही होती है सितंबर क्वार्टर सीमेंट कंपनीज के लिए कमजोर रहता है। मॉनसून के चलते डिमांड में हमेशा हम देखते हैं कि थकापन आता है। पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी की, एसीसी की।
कुछ पॉकेट्स हमने देखा है सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ज्यादातर कई सारी पॉकेट्स खासतौर पर नॉर्थ इंडिया वगैरह में सीमेंट की कीमतें गिरी हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि रियलाइजेशन से कोई बहुत ज्यादा मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं होगा, रेडी मिक्स कंक्रीट के धंधे से जरूर कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन नंबर्स में एज एक्सपेक्टेड थोड़ा उस लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट ही आपको नजर आएगा। ऑन द फेस ऑफ इट मुनाफा 40% नीचे गया है, मार्जिन्स में अच्छा खासा दबाव है, इबिटा आप देखेंगे तो 17-18% की कमजोरी है, मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन आया है, मार्जिन्स इनफैक्ट ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट 200 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी दिखाते हुए, पर शायद ये प्राइस्ड इन था क्योंकि बाजार मान रहा था कि एसीसी या तमाम सीमेंट दिग्गजों से थोड़े से सबड्यूड, थोड़े से कमजोर नतीजे। देखना होगा आज स्टॉक प्राइस के लिहाज से किस तरह की ओपनिंग, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। चलिए अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम कह रहे थे आज की ट्रेडिंग सेशन में हाईलाइट में 5 निफ्टी की दिग्गज कंपनीज होने वाली हैं। क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह के नंबर्स आप एंटिसिपेट कर सकते हैं उन कंपनीज से, किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जब वो नंबर्स आएंगे आपकी नजर रहनी चाहिए, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज निफ्टी की 5 कंपनियां अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। ये कंपनियां हैं विप्रो, एचडीएफसी बैंक, केन इंडिया, आइडिया सेल्युलर और बजाज ऑटो। नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के हमारे साथ हमारी पूरी रिसर्च टीम जुड़ रही है, पूजा त्रिपाठी, सोनम मेहता, वरुण दुबे। लेकिन सबसे पहले मैं ही बता देता हूं आपको विप्रो के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है। विप्रो ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड है कि बाजार बंद होने के बाद आजकल देर शाम को ये नंबर्स आते हैं, तो एक्चुअली रिएक्शन आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन विप्रो के केस में एक्सपेक्टेड है कि डॉलर आय में करीब 2% के आसपास की बढ़त होगी। क्रॉस करेंसी यानी कि जो डॉलर मजबूत हो रहा है उसका तगड़ा 70-80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव नंबर्स में आएगा, यानी कि कांस्टेंट करेंसी अगर डॉलर में बदलाव नहीं आता तो ग्रोथ शायद 2.7-2.8% तिमाही दर तिमाही होती। जो विप्रो ने जो गाइडेंस दिया था 1.5 से 3.5% के आसपास का, उसके मिड पॉइंट पे आएगा और पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ये कंपनी अपने गाइडेंस के मिड पॉइंट पे पहुंच रही है, तो उस लिहाज से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस नंबर्स आने वाले हैं। कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन जो डिजाइन नेट नाम की कंपनी एक्वायर करी थी उसका फायदा मिलेगा। मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 महीने की जो वेज हाइक करी थी उसका इंपैक्ट इस क्वार्टर में आना है। हालांकि वो पूरा इंपैक्ट अच्छी तरह से नहीं पड़ेगा क्योंकि रुपया इस बीच में कमजोर हुआ है, उसका इस कंपनी को फायदा मिलने वाला है। कहां नजर रहेगी? Q3 की गाइडेंस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 1.5 से 3.5% या 2 से 4% के आसपास तिमाही दर तिमाही के लिए गाइड करेगी। 1.5 से कम का अगर लोअर एंड पे गाइडेंस की बात करी तो स्ट्रीट के लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो वहां पे आप नजरें बनाएं। लेकिन आप पूजा के पास चलते हैं क्योंकि ये नंबर्स एचडीएफसी बैंक के हैं और ये मेरे ख्याल से बाजार में दिन के दौरान ये नंबर्स आने वाले हैं। पूजा क्या एक्सपेक्टेड है नंबर्स से, और हमेशा की तरह जो हम कहते हैं उम्मीद पे खड़े उतरते हैं, ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट इस बार भी कर रहे हैं स्ट्रीट? जी, हमेशा की तरह एचडीएफसी बैंक स्टेबल नंबर्स ही घोषित करते हुए आई है। हमने देखा है कि 20 से 21% की ही ग्रोथ हमेशा से ही प्रॉफिट के फ्रंट पर कंपनी पोस्ट करते हुए आई है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि किसी तरह का कोई सरप्राइज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लोन बुक में जैसे कि हमेशा से ही 21% की ग्रोथ देखने को मिलती आई है, इस बार भी हमारा अनुमान है कि उतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो सपोर्ट रहेगा वो रिटेल और कमर्शियल फ्रंट से मिलेगा इस बार। और फेस्टिव सीजन के लिए भी काफी सारे ऑफर्स दिए थे एचडीएफसी बैंक ने, तो उसका भी फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। एनपीएक्स की बात करें तो नेट एनपीए का आंकड़ा 0.3% पर स्टेबल रहने का हमारा अनुमान है। वहीं ग्रॉस एनपीए के आंकड़े की अगर बात करें तो पिछले 25 क्वार्टर का अगर ट्रेंड देखें तो ये आंकड़ा 1 से 1.5% के बीच स्टेबल मेंटेन ही रहा है, तो इस बार भी हमारा अनुमान है कि आंकड़ा उसी के आसपास देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स के फ्रंट पर थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक ने करीब 35 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी अपने बेस रेट में, तो उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है मार्जिन्स में। लेकिन कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद। ओके, बजाज ऑटो के भी नंबर्स आने वाले हैं। हीरो मोटो को अब तो हमने देखा कल बाजार बंद होने के बाद बेहद स्ट्रांग नंबर्स थे। सोनम के ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन बजाज ऑटो से भी है या फिर यहाँ पे थोड़े से कमजोर नंबर्स? बजाज ऑटो से थोड़ा से स्टेबल या फिर सुस्त आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है क्योंकि वॉल्यूम्स बेहद ही फ्लैट रहे, किसी तरह का ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। सिर्फ एक एक्सपोर्ट्स है जो फिर से सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो अब भी 49% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 3% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 50% का जंप देखने को मिलेगा। लेकिन एक लो बेस इफेक्ट के कारण ये मुनाफे में इतना बड़ा जंप दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले साल की तिमाही में कंपनी लगभग 340 करोड़ की एक पेनल्टी पे की थी। इसकी वजह से बेस जो था वो लो हो गया था और इसी
इसी के वजह से एक जंप दिखाई दे रहा है। मार्जिन में एक एक्सपेंशन की उम्मीद रखी जा रही है, जिस तरह हीरो मोटोकॉर्प में भी देखने मिला है। 20.8% के मार्जिन कंपनी डिलीवर कर सकती है पिछले साल के 18.9% के मुकाबले, जहां पे कमोडिटीज के दाम कम होने का फायदा कंपनी को मिलेगा और साथ ही रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा कंपनी को मिलता दिखाई देगा। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स जरूर बेहतर हुआ है, लेकिन नए लॉन्चेस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, साथ ही मार्केट शेयर भी लूज हुआ है। तो बजाज ऑटो के आंकड़ों में डिमांड आउटलुक और एक्सपोर्ट्स के आउटलुक पर खास नजर रहेगी। ओके, और अब आइडिया सेल्यूलर, वरुण, कॉल ड्रॉप से चलते हुए तमाम कंपनीज फोकस में थी, पर क्या इस बार नंबर्स, जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, कमजोरी की तरफ इंडिकेशंस होंगे? डेफिनेटली आशीष, कमजोर नतीजे होंगे और दरअसल एक कमजोरी कंपनी स्पेसिफिक नहीं है बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक है, और ये इसलिए है क्योंकि दूसरी तिमाही दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के लिए वीक तिमाही होती है और इसी के लिए आपको नतीजे कमजोर देखने मिलेंगे। कुल आय में करीब 1% के आसपास की गिरावट आपको इस बार देखने मिल सकती है। वहीं कंपनी ने काफी सारे सब्सक्राइबर एडिशन जरूर किए हैं, लेकिन याद रखें वॉइस रियलाइजेशन में लगातार काफी सारे क्वार्टर्स में दबाव देखने मिल रहा था। इस बार हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो फ्लैट आ सकते हैं। डेटा वॉल्यूम्स में करीब 70 से 80% के आसपास का जंप देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखें कि डेटा आरपूस और रियलाइजेशन में पिछले तिमाही में दबाव देखने मिला था। इस तिमाही में वहां कैसा प्रदर्शन है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक केपीआईज की बात करें तो आरपूस, एमओयूज दोनों में ही आपको प्रेशर देखने मिलेगा। आरपीएम कंपनी के इस बार फ्लैट रह सकते हैं। मार्जिन में कंपनी के दबाव रहेगा करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास और मुनाफे में भी करीब 12% के आसपास का दबाव का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। तो एक वीक तिमाही आपको आइडिया सेल्यूलर की तरफ से देखने मिल सकती है और विप्रो की तरह आइडिया सेल्यूलर भी आज बाजार बंद होने के बाद करीब 5, साढ़े 5 बजे के आसपास अपने नतीजे घोषित करेगा। और फाइनली केन इंडिया, सोनम, कच्चे तेल की कीमतें तो गिरी हैं, उसका ऑब्वियस इंपैक्ट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है स्ट्रीट में, किस तरह के नंबर्स आएंगे? आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है और ये आंकड़े भी मार्केट आज के बाद ही आते हुए दिखाई देंगे। कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट से ही दबाव बनने वाला है। तिमाही जो तेल है वो 19% करेक्ट हुआ है और साल दो साल तो 50% करेक्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली इसका दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। केन इंडिया पर आय में 12% की गिरावट तो मुनाफे में 31% की गिरावट देखने को मिलेगी। मुनाफे के आंकड़े को लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा डिवाइडेड है, जहां पर 340 करोड़ का लोएस्ट नंबर आ रहा है, मतलब 60% की गिरावट मुनाफे के आंकड़े पर आ सकती है अगर स्ट्रीट का लोएस्ट एक्सपेक्टेशन गिना जाए। मार्जिन में भी गिरावट दिखाई देगी। तिमाही 43.4% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले तिमाही के 49.1% के मुकाबले, जहां पे राजस्थान ब्लॉक से प्रोडक्शन अब भी बेहद ही फ्लैट है। कंपनी केपेक्स में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। सिर्फ एक सरप्राइज जो आ सकता है वो फॉरेक्स की तरफ से आ सकता है। फॉरेक्स गेन केन इंडिया के लिए एक सरप्राइज प्ले कर सकता है। ओके, तो ये तमाम नंबर्स जिनकी हमने बात करी, ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड हैं, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस कम होंगे क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही एक स्टेबल नंबर्स हैं। बाकी जो तमाम नंबर्स जो हमें एक्सपर्ट्स बता ही रहे हैं थोड़े से सबड्यूड है और बाजार वो एंटिसिपेट कर रहा है कि दबाव के साथ वो नंबर्स शायद आएंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज के लिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और निफ्टी में आज आपके लिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बताने के लिए और इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव जुड़ रहे हैं। किरण, एचडीएफसी निफ्टी से तो कोई क्लियर कट क्यूज आ नहीं रहे, निफ्टी में कल की चाल कैसे रीड करी आपने? क्या थोड़ा सा दबाव जो हमने देखा था कल आता हुआ वो और गिरा सकता है? बेसिकली मेरा ये मानना है कि एक अच्छी मूव के बाद हम कन्वर्ट करते नजर आ रहे हैं। ग्लोबल क्यूज की वजह से हम थोड़े से दबाव के ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, पर 82.55, 82.40 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको मेरे ख्याल से 82.40 के नीचे हम जाना नहीं चाहिए। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है दोपहर तक तो हम वापस एक बार एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हमें, और टारगेट 8300 से लेके 8321 लेवल्स रहेंगे जो कि चलिए, रणनीति आपकी स्क्रीन पर आई थी, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। किरण से ढंग से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हमारे साथ अब वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, आपने तो तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट से बाजार में बातचीत करी है, कहां पे आज रणनीति बनाने की सलाह है, कौन से स्टॉक्स उनके रडार पर हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सबसे पहले तो केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया ने यहाँ बाटा में खरीदारी की सलाह दी है। इंट्राडे में 535 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है और बीएमएल में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1254 के लक्ष्य इंट्राडे में काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा ने बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दी है। 3 दिनों में 5550 के लक्ष्य का टारगेट इन्होंने दिया है और बॉश में खरीदारी की सलाह दी है। 4 दिनों में 22,000 के लेवल्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। और सबसे आखिरी में मैक्सडोट कैपिटल के आशुतोष साना ने इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में आपको 1155 के लक्ष्य इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और एकमात्र जो बिकवाली का कॉल है वो है टाटा मोटर्स पे सेलन राइस की स्ट्रैटेजी अपनाने को कह रहे हैं। 2 से 3 दिनों में 365 के लेवल्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। ओके, चलिए आप नजर डालते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर।
कल आपको याद होगा रुपया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था, ऑलमोस्ट 1/3% का दबाव था। क्या रणनीति आज बनाएं, कैसे आज ट्रेड के मौके ढूंढें, हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कार्विक कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी। प्रिया जी हाय, जो रुपए में कल दबाव आया है, रुपए की चाल आप कैसे रीड कर रही हैं? और क्विकली इसी के साथ एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा, वो है कच्चे तेल को लेकर। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा दबाव 3/4% के आसपास, भारतीय बाजार में किस तरह की ट्रेड आप एंटिसिपेट कर रही हैं और क्या रणनीति बना रही हैं? अगर रुपी को देखें तो रुपी आज मजबूत ही लग रहा है। 65 के लेवल पे सेल करके चलना सही रहेगा, क्योंकि अगर यूएस से देखें तो आज कोई डेटा नहीं है, वहीं यूरो स्ट्रांग लग रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो इसका फायदा रुपी पर देखने को मिल सकता है। तो 65 का अगर लेवल मिले तो वहां से सेल करके चलना सही रहेगा। जहां तक कच्चे तेल की बात है तो ईरान से अगर की तरफ से बात आई है कि अगर एक बार सैंक्शन वहां से खत्म हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में ईरान 5 लाख पर बैरल 5 लाख बैरल पर डे ऑयल सप्लाई करेगा हफ्ते भर में सैंक्शन आने के बाद। जी हाँ, और नन ओपेक मेंबर की मीटिंग इस वीक होने वाली है जिसमें ऑयल सप्लाई पर डिस्कशन होगा। तो अगर विद इन ओपेक देखें तो 30 बिलियन बैरल पर डे सप्लाई का कोटा है। तो दबाव बना रहेगा? जी हाँ, दबाव बना रहेगा। तो आज कच्चे तेल को अगर 30-10 का लेवल मिलता है तो वहां से सेल करके 29.50 का टारगेट लेके चलना सही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम सुबह वक्त निकालने के और क्लियर कट रणनीति सुझाने के लिए। सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे 2020। नमस्कार।